नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सृष्टि। क्या आपने कभी उस अपमान को सहा है जब अपने ही खून ने आपको सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया हो? मेरी जिंदगी का वो काला दिन आज भी मेरी आंखों के सामने किसी खौफनाक मंजर की तरह आता है। उस दिन आसमान से भारी बारिश हो रही थी, मानो कुदरत भी मेरे पिता की अर्थी पर आंसू बहा रही हो। मेरे पिता, जो इस दुनिया में मेरे इकलौते सहारे थे, हमें छोड़कर चले गए थे। मैं और मेरी बीमार माँ सुमित्रा अभी उनके जाने के गम से उबरे भी नहीं थे कि मेरे सगे राघव चाचा और चाची हमारे घर में सामान समेटने लगे। राघव चाचा ने बड़ी बेरहमी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर की दहलीज से बाहर धकेल दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अब इस घर का वारिस मैं हूँ, तुम जैसी मनहूस लड़की के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने उनके पैर पकड़े, बहुत मिन्नतें की, अपनी बीमार माँ की दुहाई दी, पर उनका दिल पत्थर का हो चुका था। उन्होंने हमारे कपड़ों की पोटली बाहर फेंकी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं अपनी माँ का हाथ थामे उस अंधेरी और बारिश वाली रात में सड़क पर खड़ी थी। मेरे पैरों में वही पुराने फटे हुए जूते थे जो पिता ने पिछले साल मेले से दिलाए थे। उन जूतों के तलवे घिस चुके थे और उनमें से बारिश का गंदा पानी अंदर जा रहा था। पर उस वक्त मुझे अपने पैरों के दर्द से ज्यादा अपनी माँ की फिक्र थी, जो ठंड से कांप रही थी। हमारे पास न रहने को छत थी और न खाने को दाना। शहर की चकाचौंध के बीच हम दो बेबस औरतें फुटपाथ पर बैठ गईं। अगले 3 दिनों तक हमने सिर्फ प्याऊ का पानी पीकर वक्त काटा। चौथे दिन जब माँ की हालत बिगड़ने लगी तो मुझे हार मानकर शहर के उस बड़े मंदिर के सामने हाथ फैलाना पड़ा। वो पल मेरे आत्मसम्मान पर सबसे बड़ी चोट थी। मैं जो कल तक स्कूल जाकर अफसर बनने के सपने देखती थी, आज 1-1 रुपए के लिए लोगों के सामने झोली फैलाए खड़ी थी। लोग आते, मुझे तिरस्कार की नज़र से देखते और कुछ लोग तो गंदी गालियां तक देते। एक दिन एक रईस आदमी अपनी महंगी गाड़ी से उतरा। मैंने हिम्मत जुटाकर उसके सामने हाथ फैलाया और कहा, साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, कुछ मदद कर दीजिए। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे फटे हुए जूतों पर उसकी नज़र पड़ी और उसने थूकते हुए कहा, हट्टे कट्टे लोग भी भीख मांगते हैं, शर्म नहीं आती? जाओ कहीं काम ढूंढो वरना पुलिस को बुला लूंगा। उसकी वो बात मेरे सीने में तीर की तरह चुभ गई। मैं रोते हुए वापस अपनी माँ के पास आई। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, सृष्टि, ये लोग तुझे भीख नहीं देंगे, क्योंकि ये सिर्फ तेरी गरीबी देख रहे हैं, तेरी मजबूरी नहीं। अगर तुझे अपनी और मेरी किस्मत बदलनी है तो तुझे इस हाथ को मांगने के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए उठाना होगा। माँ की उस बात ने मेरे अंदर जैसे एक आग लगा दी। मैंने तय किया कि मैं भीख नहीं मांगूंगी। मैंने मंदिर के बाहर ही एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम ढूंढ लिया। ढाबे का मालिक बहुत सख्त था। वो मुझे सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक काम कराता और बदले में सिर्फ 2 वक्त की सूखी रोटी और माँ के लिए कुछ दवाइयाँ देता। मेरे पास रहने को वही फुटपाथ था और पढ़ने के लिए सिर्फ वो पुरानी फटी हुई किताबें जो मैं कूड़े के ढेर से चुनकर लाती थीं। ढाबे पर काम करते वक्त जब लोग जूठी प्लेटें छोड़ते तो मैं उन्हें साफ करते हुए मन ही मन अपनी पढ़ाई दोहराती थी। मेरे पैरों के वो फटे जूते अब इतने खराब हो चुके थे कि चलते वक्त पत्थर मेरे तलवों में चुभते थे और खून निकलने लगता था। पर मैंने हार नहीं मानी। मैं रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर तब तक पढ़ती जब तक मेरी आंखें थककर बंद न हो जाएं। अक्सर पुलिस वाले डंडा मारकर मुझे वहां से भगा देते, पर मैं थोड़ी दूर जाकर फिर से अपनी किताब खोल लेती। एक दिन ढाबे पर शहर के कलेक्टर साहब खाना खाने आए। उनकी गाड़ी के आगे लगा नीला सायरन और उनकी वर्दी देखकर पूरा ढाबा शांत हो गया। मैंने दूर से उन्हें देखा और मेरे मन में वही पुराना सपना फिर से जाग उठा। मैंने सोचा, क्या मैं कभी उस कुर्सी पर बैठ पाऊंगी? जब मैं उन्हें पानी देने गई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी फटी हुई आस्तीन और मेरे पैरों के वो टूटे हुए जूते देखकर उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा, तुम्हारी उम्र तो पढ़ने की है, यहाँ बर्तन क्यों धो रही हो? मैंने भारी मन से अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। उन्होंने मेरी फटी हुई किताबों की ओर देखा और कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने जेब से एक कार्ड निकाला और मुझे देते हुए कहा, अगर सच में अफसर बनना चाहती हो तो कल इस पते पर आना। भीख मांगने से या बर्तन धोने से गरीबी नहीं मिटेगी, पढ़ाई से मिटेगी। अगले दिन मैं उसी फटे हाल में उनके ऑफिस पहुंची। वहां के गार्ड्स ने मुझे अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और कहा, ये कलेक्टर का दफ्तर है, खैरात बांटने की जगह नहीं, चलो निकलो यहाँ से। मैं वहां से जाने ही वाली थी कि तभी कलेक्टर साहब की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मुझे कुछ नई किताबें और अपनी पुरानी कोचिंग के नोट्स दिए। उन्होंने कहा, सृष्टि, मैं तुम्हारी आर्थिक मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाओ। ये लो किताबें, अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें ताउम्र फुटपाथ पर रहना है या लाल बत्ती वाली गाड़ी में। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का एक नया संघर्ष शुरू हुआ। मैं दिन भर बर्तन धोती और रात भर उन नोट्स को पढ़ती। कई बार भूख के मारे पेट में मरोड़ उठती,
पर मैं पानी पीकर सो जाती। मेरी माँ की बीमारी बढ़ रही थी और मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। राघव चाचा को जब पता चला कि मैं पढ़ रही हूँ तो वो एक दिन फुटपाथ पर आए और मेरी किताबें फाड़कर नाले में फेंक दीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, माली की पोती अब अफसर बनेगी, अपनी औकात देख, तू सिर्फ भीख मांगने के लिए पैदा हुई है। मैं उस रात फूट फूट कर रोई। नाले के गंदे पानी से मैंने अपनी वो भीगी हुई किताबें निकालीं और उन्हें सुखाने लगीं। मेरे आंसू उन पन्नों पर गिर रहे थे। पर उस रात मैंने एक कसम खाई, चाचा, आज आपने मेरी किताबें फेंकी हैं, एक दिन मैं इस शहर का कानून बनकर आऊंगी और आपको आपके किए की सजा दिलवाऊंगी। साल बीतते गए। मैंने अपनी मेहनत और लगन से प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा पास कर ली। अब बारी थी इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए मेरे पास पहनने को ना अच्छे कपड़े थे और न जूते। माँ ने अपनी आखिरी निशानी, अपनी सोने की लौंग बेच दी ताकि मैं एक साफ सुथरा सूट सिलवा सकूं। लेकिन जूतों के लिए पैसे नहीं बचे। मैंने अपने उन्हीं पुराने फटे जूतों को सुई धागे से सिला और उन पर काला रंग लगा दिया ताकि किसी को पता न चले कि वो टूटे हुए हैं। जब मैं इंटरव्यू रूम के बाहर खड़ी थी तो वहां मौजूद बाकी लड़के लड़कियां मुझे हिकारत की नज़र से देख रहे थे। कोई मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था तो कोई कह रहा था कि ये यहाँ भीख मांगने आई है क्या। मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगा। पर तभी मुझे माँ का वो चेहरा याद आया जो आज भी एक फटी हुई चादर में ठंड से सिकुड़कर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। सामने 5 अधिकारियों का पैनल बैठा था। उन्होंने मुझसे कई कठिन सवाल पूछे जिनका मैंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आखिर में एक अधिकारी की नज़र मेज़ के नीचे मेरे उन जूतों पर पड़ी जो किनारे से फट चुके थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, सृष्टि, क्या आपको नहीं लगता कि एक अफसर को अच्छे जूतों में आना चाहिए? आपके जूतों की ये हालत आपकी गंभीरता पर सवाल उठाती है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरा गला भर आया, पर मैंने अपनी नज़रें नीचे नहीं की। मैंने बहुत ही शांत आवाज़ में जवाब दिया, सर, ये जूते फटे ज़रूर हैं, लेकिन ये गवाह हैं उस रास्ते के जिस पर चलकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इन जूतों ने मुझे ज़मीन से जुड़े रहना सिखाया है। मेरा मानना है कि एक अफसर की काबिलियत उसके जूतों की चमक से नहीं, बल्कि उसके चरित्र की मजबूती से आंकी जानी चाहिए। मेरे इस जवाब ने वहाँ बैठे हर इंसान को खामोश कर दिया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ नोट किया। मैं बाहर आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरा चुनाव होगा या नहीं। मैं वापस अपने उसी फुटपाथ पर आ गई और फिर से वही बर्तन धोने का काम करने लगी। कुछ हफ्तों बाद अखबार में रिजल्ट आया। पूरे शहर में शोर मच गया। राघव चाचा के घर के बाहर भी लोग जमा थे। मैं ढाबे पर जूठी प्लेटें साफ कर रही थी। तभी ढाबे का मालिक दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में अखबार था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चिल्लाकर कहा, सृष्टि, तूने कर दिखाया। तू पूरे राज्य में पहले नंबर पर आई है। तू अब कलेक्टर बन गई है। मेरे हाथ से वो जूठी प्लेट गिरकर टूट गई। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया। फुटपाथ पर रहने वाली वो भीख मांगने वाली लड़की आज पूरे शहर की शान बन चुकी थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि मुझे वापस उसी घर जाना था जहां से मुझे धक्के मारकर निकाला गया था। अखबार में अपना नाम सबसे ऊपर देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। वो फुटपाथ जहां मैंने अपनी जिंदगी की सबसे काली रातें बिताई थीं, आज वहां फूलों के गुलदस्ते और बधाई देने वालों का तांता लगा था। ढाबे का वो मालिक जो कल तक मुझे जरा सी गलती पर झिड़क देता था, आज मेरे पैरों में गिरने की कोशिश कर रहा था। पर मेरी नजरें सिर्फ अपनी माँ को ढूंढ रही थीं। माँ फटी हुई चादर ओढ़े एक कोने में बैठी बस मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों से बहते आंसू मेरी सारी तकलीफों को धो रहे थे। ट्रेनिंग पर जाने से पहले मुझे 1 हफ्ता शहर में ही रुकना था। सरकार की तरफ से मुझे ठहरने के लिए एक गेस्ट हाउस मिला, पर मैंने वहां जाने से इनकार कर दिया। मैंने माँ से कहा, माँ, हम यहाँ से तभी जाएंगे जब उस घर का हिसाब बराबर होगा जहाँ से हमें धक्के देकर निकाला गया था। माँ की आंखों में डर था, पर मेरे दिल में एक चट्टान जैसा संकल्प। अगले दिन शहर के बड़े अधिकारियों के साथ मैं उस इलाके की तरफ बढ़ी जहाँ हमारा पुश्तैनी घर था। गाड़ियों का काफिला जब उस तंग गली में घुसा तो पड़ोसी अपने घरों की खिड़कियों से झांकने लगे। नीली बत्ती की चमक उन दीवारों पर पड़ रही थी जहां कभी मैं छिपकर रोया करती थी। गाड़ी ठीक उसी दरवाजे के सामने रुकी जहां राघव चाचा ने मुझे धक्का दिया था। मैं गाड़ी से उतरी। आज मेरे पैरों में वो फटे हुए जूते नहीं थे, बल्कि एक ऑफिसर की चमकदार सैंडल थी। जैसे ही मैंने घर की घंटी बजाई, राघव चाचा बाहर आए। उनके चेहरे पर वही पुराना अहंकार था, लेकिन सामने पुलिस की गाड़ियां और अफसरों को देखकर उनका रंग सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। वो हाथ जोड़कर बोले, मैडम जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप यहाँ कैसे? मैंने धीरे से अपना चश्मा उतारा और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पहचाना नहीं चाचा? मैं वही मनहूस लड़की हूँ जिसे आपने इसी दहलीज से बाहर फेंका था। चाचा के पैरों तले से जमीन खिसक गई।
उनके हाथ कांपने लगे। पीछे से चाची भी बाहर आईं। उनके हाथ में वही सोने का कंगन था जो कभी मेरी माँ का हुआ करता था। मुझे देखकर उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मैंने साथ आए तहसीलदार साहब से कहा, साहब, इस घर के सारे कागजात चेक कीजिए। मेरे पिता की मौत के बाद इन्होंने धोखाधड़ी से इस पर कब्जा किया था। चाचा गिड़गिड़ाने लगे, बेटी सृष्टि, हम तो तुम्हारे अपने हैं, वो तो बस जरा सी गलतफहमी हो गई थी। मैंने चिल्लाकर कहा, गलतफहमी? उस रात जब मेरी माँ ठंड से कांप रही थी और आप अंदर हलवा खा रहे थे, क्या वो गलतफहमी थी? जब आपने मेरी किताबें नाले में फेंकी थीं और मेरा मजाक उड़ाया था, क्या वो गलतफहमी थी? उस दिन मेरा गुस्सा नहीं, बल्कि वो हर एक आंसू बोल रहा था जो मैंने इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दी हो। चाचा और वीडियो को लाइक जरूर करें जवाब नहीं और कमेंट में आई कैन डू इट जरूर लिखें। कागजात पकड़े गए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए तभी माँ ने मेरा हाथ सब्सक्राइब करें। माँ ने धीमी आवाज में कहा, अगली कहानी में, सृष्टि, तू अब एक बड़ी ऑफिसर है, तेरा काम सजा देना नहीं, न्याय करना है। इन्हें इनकी औकात पता चल गई है, यही इनकी सजा है। मैंने माँ की बात मान ली और उन्हें जेल भेजने के बजाय घर खाली करने का आदेश दिया। जिस दिन वो अपना सामान लेकर उस घर से बाहर निकल रहे थे, उनके पैर भी वैसे ही डगमगा रहे थे जैसे कभी हमारे रहे थे। पर एक फर्क था, हमारे पास स्वाभिमान था और उनके पास सिर्फ शर्मिंदगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग उसी शहर में हुई। जिस मंदिर के बाहर मैंने हाथ फैलाए थे, आज मैं उसी के सामने से अपनी सरकारी गाड़ी में गुजर रही थी। मैंने गाड़ी रुकवाई। मैं उस फुटपाथ पर जाकर खड़ी हो गई जहां मैं सोती थी। वो पत्थर आज भी वही था जिसके नीचे मैं अपनी फटी किताबें छिपाती थी। तभी मुझे वही रईस आदमी दिखा जिसने मुझ पर थूका था और काम ढूंढने की सलाह दी थी। वो आज भी वहीं अपनी महंगी गाड़ी खड़ी करके किसी से बदतमीजी कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर और मेरी वर्दी पर पड़ी, वो सहम गया। मैं उसके पास गई और अपनी जेब से 10 रुपए का एक नोट निकालकर उसे दिया। वो हैरान होकर मुझे देखने लगा। मैंने कहा, साहब, ये उन 10 रुपयों का कर्ज है जो उस दिन आपने मुझे नहीं दिए थे। आपकी उस नफरत ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। धन्यवाद, क्योंकि अगर आप उस दिन मुझ पर दया करते तो शायद मैं आज भी किसी के रहमो करम पर जी रही होती। वो आदमी बिना कुछ बोले अपनी नज़रें झुकाकर वहाँ से चला गया। मैंने शहर के उन तमाम बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी खुलवाई जो फुटपाथ पर रहते हैं। आज जब मैं किसी गरीब बच्चे को फटे जूतों में पढ़ते देखती हूँ तो मैं अपनी गाड़ी रुकवाकर उसके पास जाती हूँ। मैं उसे पैसे नहीं देती, बल्कि एक नई किताब और उम्मीद देती हूँ। कहानी के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि वो एक आग है। अगर आप उस आग में जलकर राख होने के बजाय कुंदन बनना चाहते हैं तो अपनी मेहनत का साथ कभी मत छोड़ना। लोग आप पर पत्थर मारेंगे, उन पत्थरों से अपना महल खड़ा करना सीखिए। आज मैं उस घर में रहती हूँ जहाँ मेरी माँ को मालकिन का सम्मान मिलता है। मेरे पिता की तस्वीर पर अब ताज़े फूल चढ़ते हैं। वो फटे हुए जूते आज भी मैंने अपने ऑफिस की मेज़ के नीचे एक कांच के बक्से में रखे हैं। वो मुझे हर रोज़ याद दिलाते हैं कि सफ़र कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो एक भीख मांगने वाली लड़की भी दुनिया को झुका सकती है। ऑफिसर की कुर्सी पर बैठने के बाद मेरे पास ताकत थी, रुतबा था और वो सब कुछ था जो कभी मेरे लिए सिर्फ एक सपना था। एक दिन मेरे दफ्तर में एक बूढ़ा आदमी बहुत ही फटे हाल में आया। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, मेरी रूह कांप गई। वो और कोई नहीं, मेरे राघव चाचा थे। आज उनके पास न वो अहंकार था और न वो रईसी। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं और हाथ जोड़कर रोने लगे। मैडम जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अस्पताल वाले उसे अंदर नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सुना है आप गरीबों की मसीहा हैं, मेरी मदद कीजिए। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि मैं उन्हें वही शब्द वापस कहूँ जो उन्होंने मुझसे कहे थे, जाओ यहाँ से, ये खैरात बांटने की जगह नहीं है। मेरे अंदर की वो छोटी बच्ची चीख रही थी जिसे इन्होंने बारिश में घर से बाहर फेंका था। लेकिन तभी मुझे बाबूजी की वो बात याद आई, बेटा, ऊंचाइयों पर पहुंचने का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि गिरे हुए को उठाना होता है। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और शहर के सबसे बड़े अस्पताल के मालिक को निर्देश दिया कि उस महिला का इलाज शुरू किया जाए और सारा खर्च मेरे निजी खाते से काटा जाए। राघव चाचा की आंखों में हैरानी थी। जब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया तो वो मेरे पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। वो कहने लगे, सृष्टि, मुझे माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सज़ा हमें मिल रही है। आज हमारे पास न घर बचा है और न इज्जत। मैंने उन्हें सहारा देकर खड़ा किया और कहा, चाचा, मैंने आपको माफ़ बहुत पहले कर दिया था। अगर आप मुझे उस दिन घर से न निकालते तो शायद मैं आज भी उसी बंगले की चारदीवारी में कैद रहती। आपकी नफ़रत ने ही मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं आपकी मदद कर पा रही हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ
कि असली जीत किसी को बर्बाद करने में नहीं, बल्कि खुद को इतना बड़ा बनाने में है कि आपकी कामयाबी ही दूसरों के लिए सबसे बड़ा सबक बन जाए। मैंने शहर के हर सरकारी दफ्तर के बाहर एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति पहले एक इंसान है, उसकी गरीबी को उसकी कमजोरी न समझें। मेरी माँ अब उस घर में रहती हैं जहाँ हर सुबह ताज़े फूलों की खुशबू आती है। वो आज भी सादगी से रहती हैं और मुझे याद दिलाती रहती हैं कि सृष्टि, ये कुर्सी और ये वर्दी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, घमंड नहीं। दोस्तों, मेरी इस कहानी का बस एक ही मकसद है, अगर आज आपके पास पहनने को जूते नहीं हैं, रहने को घर नहीं है, या लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो रोइए मत, बल्कि उस दर्द को अपनी ताकत बनाइए। याद रखिए, सितारे तभी चमकते हैं जब चारों तरफ गहरा अंधेरा हो। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, क्योंकि वक्त बदलता जरूर है, बस उसे बदलने के लिए आपको खुद को तपाना पड़ता है। दोस्तों, ये थी सृष्टि की कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में आई कैन डू इट जरूर लिखें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आरोही स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।